राम राम। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, राधे राधे। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना? सेक्शन 102 से। ये हो गया था ना कंटेंट्स ऑफ नोटिस। बीच में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बचा हुआ तो है। अरे क्या हो गया भाई? अरे क्या हो गया यार? आगे बैठा देते ऐसे, अजीब जबरदस्ती है यार। हाँ जी, ओके फाइन। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या चालू किया था, फटाफट से देखिए भाई। अपन ने सेक्शन 101 चालू किया था। शगुन का सेक्शन 101 याद है क्या? तो सेक्शन 101 के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी? हाँ जी, नोटिस देखा था। नोटिस कितने दिन का जाएगा? हाँ भाई 21 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। 21 क्लियर डेज का मतलब 23 डेज का नोटिस होता है, हाँ या नहीं? अगर ऑनलाइन भेजा जाए तो, ईमेल के थ्रू भेजा जाए तो, और अगर फिजिकली भेजा जाए, बाय पोस्ट भेजा जाए तो कितना हो जाएगा? 25 डेज का हो जाएगा। 25 डेज कैसे? एक दिन मीटिंग का हो जाएगा, जिस दिन नोटिस भेजा है वो दिन हो जाएगा। 48 आवर्स फॉर पोस्टल सर्विसेज, याद आ गया? ठीक है भाई। उसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पे कि क्राइटेरियाज बता रखे हैं कि नोटिस, अच्छा नोटिस किस किस को जाएगा? मेंबर्स को जाएगा, लीगल हायर को जाएगा, ऑडिटर्स को जाएगा, डायरेक्टर्स को जाएगा और ऑफिशियल असाइनी को जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा था वही ईमेल वाला कि इस तरीके से जा सकता है जहां से रिट्रीवल का ऑप्शन और उसको सेव करने का, उसका प्रिंट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। अच्छा, मीटिंग्स हेल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस। क्या शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुला सकते हैं अपन? वैसे तो नहीं बुला सकते। आंसर कैसे करके आओगे? आंसर करके आओगे नहीं, ठीक है। वैसे शॉर्टर नोटिस पे एज पर सेक्शन 101, ठीक है, हम लोग को जो भी मीटिंग बुलानी होती है उसके लिए कम से कम कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है? कम से कम 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। तो हम लोग शॉर्टर नोटिस पे कभी भी मीटिंग को कॉल नहीं कर सकते। यार उसमें छुप रहा हूँ क्या मैं? देखना पूरा नहीं आ रहा क्या? बाल शायद कट रहे हैं ऊपर से। अब बैठने पे भी कटेंगे? ट्रस्ट मी, मैंने चेक करा था। आप देखो देखो, नहीं कट रहे। बैठना इज सो अजीब, बैठ के कौन पढ़ाता है यार? चलिए सुनिए मेरी बात, ठीक है। मतलब वैसे ही कम होते जा रहे हैं और ऊपर से वो और काट रहे हैं। पीछे से खड़े हो रहे हैं, ये लो। चलो ठीक है, ऐसे सुबह सुबह इतना फैशन करने का टाइम नहीं होता ना, ठीक है, कि आराम से मैं ऐसे सेट वेट करके आऊँ आराम से। हाँ अगली क्लास में पहुँचूंगा फिर। चलिए, सो हम बात कर रहे थे मीटिंग हेल्ड एट शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस मतलब कितने दिन का नोटिस जाना चाहिए? लेस देन 21 डेज। कोई डेट फिक्स नहीं है यहाँ पे, लेस देन 21 डेज बोल रखा है। और उसके लिए क्या बोल रखा है? उसके लिए क्राइटेरिया दे रखा है कि कम से कम, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो कम से कम कितने जाएंगे? कम से कम 95% ऑफ द पीपल जिनके पास वोटिंग राइट है। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ठीक है भाई। और ये तो एजीएम के अंदर था 95% ऑफ द वोटिंग। एनी अदर मीटिंग के अंदर था शेयर कैपिटल है तो 95% वाले शेयर्स वाले, और शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग, ठीक है। ये सब अपन ने देख लिया था। कंटेंट्स ऑफ द नोटिस अपन ने देख लिया था। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। ओके, अब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या जाता है? सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेंशंस दैट वेयर स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द कंपनीज जनरल मीटिंग। जब आपको स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करना है, क्या कंडक्ट करना है?
स्पेशल बिजनेस क्या होता है? वो 4 बिजनेस के अलावा कोई सा भी बिजनेस? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, सुनिएगा सब लोग, है ना? आप लोगों ने बुलाई है यहाँ पे ईजीएम, और ईजीएम के अंदर आप डायरेक्टर को चेंज करना चाहते हो। और डायरेक्टर को चेंज करना तो ऑर्डिनरी बिजनेस है ना? ओके, मेरा डाउट था सॉल्व हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एजीएम है उसी के अंदर ऑर्डिनरी बिजनेसेस कहलाएंगे, अगर इन ऑर्डिनरी बिजनेसेस को भी उठा के हम ईजीएम में ले जाएंगे तो वो स्पेशल बिजनेस। ओके, नाइस, इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। ठीक है यार, अच्छा अच्छा अच्छा, बस करो, अरे बस करो, आज के लिए बहुत है, इतना झूठ नहीं। तो कंपनीज जनरल मीटिंग, देन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी annexed टू द नोटिस कॉलिंग such जनरल मीटिंग which must specify। तो इस ये लाइन से पहले बीच में एक शब्द मेरे को नजर आया, आपको भी नजर आ रहा है कुछ ऐसा शब्द, कुछ ऐसा वर्ड जिसको देख के ऐसा लगा कि सर ये कुछ अलग है। एनेक्स्ड, आहा, यही तो सुनना चाहता था मैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए सब लोग, एनेक्स्ड और अटैच ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। लॉ के अंदर एनेक्स को अलग तरीके से यूज किया जाएगा, अटैच को अलग तरीके से यूज किया जाएगा। अटैच मींस कि एडिशनल डॉक्यूमेंट या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं अटैच। फाइंड द अटैचमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एनेक्स मतलब फॉर्मिंग पार्ट देयर ऑफ, कि ये तो इसी का हिस्सा है, ये अलग नहीं है इससे, ये इसी का हिस्सा है। अगर आपको वो चीज समझनी है तो इसके साथ समझो, क्योंकि ये तो इसी का हिस्सा है। यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है ना, उसको एनेक्स करा जाता है नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ में। मगर ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्योंकि भेजा जाएगा ना ऑडिटर रिपोर्ट, और भाई आज आप शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज रहे हो, तो नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब पूरी एनुअल रिपोर्ट जाती है नोटिस के अंदर। एक कंपनी की पूरी एनुअल रिपोर्ट जाती है उस नोटिस के अंदर। एक कंपनी की नोटिस के अलावा, नोटिस के अंदर जो 4 पेजेस नोटिस के जा रहे हैं, 3 पेजेस नोटिस के जा रहे हैं, जिसके अंदर डेट टाइम वेन्यू दे रखा है, इसके अलावा उसके अंदर ऑर्डिनरी बिजनेसेस दे रखे हैं, इसके अंदर स्पेशल बिजनेस दे रखे हैं, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के पूरे, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की बाकी की चीजें, बाकी के डॉक्यूमेंट्स, बाकी की इंफॉर्मेशन, फिर ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ये सब जाता है। तो नोटिस के साथ में है तो नोटिस ही ना, नोटिस के साथ में बाकी चीजें अगर भेजी जा रही है तो एडिशनली भेजी जा रही है ना, अटैच करके। सो अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अटैच्ड। मगर ये जो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, इसको एनेक्स किया जाएगा। ये एनेक्सर मतलब क्या हुआ? फॉर्मिंग पार्ट देयर ऑफ, ये तो उसी का हिस्सा बन गया। सो नोटिस ऑफ द मीटिंग जो है वो इनकम्प्लीट होगा किसके बिना? अरे किसके बिना? समझ आ गया? हाँ या नहीं? जैसे मैं तुम लोगों के बिना इनकम्प्लीट हूं, वैसे ही नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बिना, बट कब? जब स्पेशल बिजनेस होगा तब ना, जब ईजीएम होगी या फिर एजीएम के अंदर स्पेशल बिजनेस होगा, तभी तो ना। 2 बार सोच लो। ये तो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता मैं, नहीं तो आज हाथ उठ जाता। चलिए मजाक है, मजाक है भाई, मजाक। चलिए आगे देखिए, आगे समझ में। विच मस्ट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द कंसर्न ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदर और अदरवाइज इफ एनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम्स ऑफ every director and the manager if any KMP and any relatives of the person mentioned in clause 1 and 2। ये बोलता है कि भाई
जो भी आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना चाहते हो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना चाहते हो कि हम एक कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, हम एक कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, देयर इज अ कंपनी, कोई है कंपनी जिसको हम एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने आपको क्या किया, हम लोगों ने सबको इन्फॉर्म किया, वी इन्फॉर्म्ड एवरीबडी कि देखिए हम एक कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वो वाई लिमिटेड को या किसी भी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। समझ आ गया? जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है, ठीक है, आप अगले दिन उठो, पता लगेगा अडानी एंटरप्राइजेस ने या तो कोई नई कंपनी चालू कर दी या फिर किसी कंपनी को खरीद लिया, ठीक है। अच्छा, रात में ये भी हो गया, ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस। तो अडानी एंटरप्राइजेस को कई बार ऐसा होता है कि यार शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है कई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने से पहले, थोड़े बहुत शेयर्स लेने से पहले उनको नहीं पूछना पड़ता, बट अगर उनको ज़्यादा कंपनी एक्वायर करनी है, कंप्लीटली कंपनी को एक्वायर करना है, जैसे अडानी पावर ने रिलायंस पावर के ऑपरेशंस को खरीद लिया था, रिलायंस पावर अनिल अंबानी की कंपनी, ठीक है, तो रिलायंस पावर के महाराष्ट्र के, गुजरात के और 2-3 स्टेट्स के ऑपरेशंस को अडानी पावर ने परचेज कर लिया। तो अब ये एक्वायर करने से पहले उनको शेयर होल्डर्स की ईजीएम बुला के अप्रूवल लेनी थी, मान लो, ठीक है, तो ईजीएम बुला के अप्रूवल लेनी थी। तो सबसे पहले तो क्या करा जाएगा, ईजीएम के जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तो डिटेल्स तो जाएगी कि हम क्या करना चाहते हैं, कितने शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं, कितने रुपए पे करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स तो शेयर होल्डर्स को बताना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, क्या है, डायरेक्टर्स हैं, या कंपनी के जो कंपनी के जो केएमपीज हैं, केएमपीज अदर देन डायरेक्टर्स। अच्छा, केएमपी की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं, 7 लोग थे ना, 6 लोग थे केएमपी में, सीईओ, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर पहले पॉइंट पे, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, और डायरेक्टर के लेवल के एक नीचे वाला पर्सन। याद आ गया? हाँ जी, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, केएमपी। अब ये यही चीज बोल रहा है कि भाई अगर केएमपी है या कोई डायरेक्टर है और उसका इंटरेस्ट है, उसका क्या है, इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, समझना, वो दूसरी कंपनी के अंदर जिससे हम डील करना चाहते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट है, कैसे भी तरीके का इंटरेस्ट हो सकता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या किसी भी नेचर का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो अगर है तो मुझे उस डायरेक्टर और केएमपी की डिटेल्स भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि इसका उस कंपनी के अंदर, इसका या उसके रिलेटिव का उस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसके रिलेटिव के पास, उसकी वाइफ के पास मान लो रिलायंस पावर के कुछ 10% होल्डिंग्स थी, तो हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इसके पास रिलायंस की कितनी होल्डिंग थी। समझ आ गया क्या? बोलो, क्लैरिटी है? कोई डाउट है इसमें? तो नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच आइटम्स ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड द मैनेजर। अगर हर डायरेक्टर और मैनेजर का कोई इंटरेस्ट है तो वो बताना पड़ेगा, हाँ या नहीं। एवरी अदर केएमपी, हर केएमपी का जो इंटरेस्ट है वो बताना पड़ेगा, यस। एंड रिलेटिव्स ऑफ द पर्सन मेंशन इन सब क्लॉज 1 and 2, ये आ गया 1 and 2। बोलो, तो इनके अगर रिलेटिव्स हैं उनका भी इंटरेस्ट है तो बताना पड़ेगा, किसके अंदर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट दैट मे इनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस टू टेक डिसीजन देयर ऑन। जैसे कि अभी बताया ना कि क्यों लेना जरूरी है, इस कंपनी को क्यों एक्वायर कर रहे हैं, कितने में एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट? तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या करा जाता है, एनेक्स किया जाता है, किसके साथ में भाई? अगर तुमने, सच बता रहा हूं मैं, अगर पेपर दे के आओ और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ अटैच वर्ड यूज कर जाओ तो मैं तो काट दूंगा उससे, मैं तो काट दूंगा। अब तुम्हारे बोलने का मतलब क्या था वो मेरे को नहीं समझना, बट ये मतलब एनेक्स का अलग है, अटैच का अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी बताइए। ओके, ये तो हो गया था ऑर्डिनरी बिजनेस। 4 होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं मेरे को, मैं भूल गया। अप्रूवल एंड अडॉप्टेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग बाय रोटेशन, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन।
बट आजकल तो प्रोविजन चेंज हो गया, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीधे। वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। अच्छा ये जो पहला वाला पैराग्राफ है ना, ये कल नहीं पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये पढ़ाया था कि ये वाला पैराग्राफ नहीं ना? एक बार इसे पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। तगड़ा है ना, तगड़ा। इतना डिफिकल्ट कैसे करेंगे यार अपन, मजा आ गया। इसी बात पे तो हम लोग की लड़ाई होगी थी आज। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? एक बार रीड कर देता हूं, अगर किसी को नहीं समझ आया तो ये बोलेगा सर ने तो पढ़ाया ही नहीं ये वाला पैराग्राफ। In case of AGM, all businesses to be transacted direct except the one stated above are special business। वो तो ऊपर जो चार वाले, ये जो चार दिख रहे हैं ना ऊपर, इसके अलावा सारे के सारे क्या कहलाएंगे? स्पेशल बिजनेस। एट दी AGM एवरी बिजनेस, बल्कि ऊपर वाले बिजनेसेस भी क्या कहलाएंगे? ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेसेस भी स्पेशल बिजनेस कहलाएंगे अगर क्या है? AGM है तो। और इसके लिए भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना खत्म। अब देखिए आगे लिखा है प्रोविजो टू सेक्शन 102 सबसेक्शन 2। तो प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन, exception to the section sets out that if special business relates to or attracts any other company, the extent of shareholding in that other company of every promoter, director, manager or every KMP shall be disclosed to the extent of shareholding is more than 2% or more of the paid up share capital of other company। हालांकि ये चीज़ अपन ऑलरेडी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देख चुके हैं। ये बोलता है 2% या उससे ज़्यादा अगर होल्डिंग है किसी भी डायरेक्टर की, KMP की, मैनेजर की या फिर प्रमोटर की, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा अगर किसी भी स्पेशल बिजनेस में है तो। बता दिया था, अभी अभी रीड करवाया मैंने ये पॉइंट, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है इन केस एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, देन द टाइम प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड शुड बी स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब ये बोलता है कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देखने हैं या ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना है जो हमारे और ठीक है रिलायंस पावर के बीच में बन रहा है, तो वो आप देखना चाहो तो वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। और उसका टाइम बता देंगे कि आप मीटिंग से पहले आके इंस्पेक्ट कर सकते हो, मीटिंग के बाद में इंस्पेक्ट कर सकते हो ऑफिस में, और इस जगह पे वो रखा रहेगा, ये हमें बताना पड़ेगा। आगे समझ में? तो कहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी बतानी पड़ेगी। पक्का समझ आ गया? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है। Effect of non-disclosure if as a result of non-disclosure or insufficient disclosure in explanatory statement। मतलब क्या? डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट था, रिलेटिव्स का इंटरेस्ट था, आपने बताया नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई नहीं, कुछ बातें आपने छुपा ली। एनी बेनिफिट अक्रूज टू अ प्रमोटर, क्योंकि उसके पास शेयर्स है ना, जैसे मान लो एक प्रमोटर, जो कंपनी का प्रमोटर है ना, वो कमीशन चार्ज कर रहा है इस चीज़ का, कंपनी बिकवाने का, या फिर वो सोच रहा है कि महंगे में शेयर्स को बिकवाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको पर्सनल गेन हो जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है प्रमोटर या कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर या KMP और देयर रिलेटिव्स, सच पर्सन शैल होल्ड सच बेनिफिट इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। ये बेनिफिट क्या माना जाएगा कि जो भी आपको इससे बेनिफिट हुआ है वो आपने कंपनी के बिहाफ पे अंडर अ ट्रस्ट आपने होल्ड कर रखा है, और वो आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप क्या बन जाओगे? उस बेनिफिट के लिए ट्रस्टी बन जाओगे। मतलब आपने, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अभी आपने भारत पे का नाम सुना है? भारत पे की कंट्रोवर्सी पता है आपको? अशनीर ग्रोवर वाली, हाँ? अरे यार, भारत पे अशनीर ग्रोवर तो पता है ना कौन है? अरे वो शार्क टैंक इंडिया वाला, ठीक है, वही तो। अरे क्या कर रहा है तू? ठीक है वैसे, अरे सारी दोगला बनती है वही मुंहफट कुछ भी बोल देता है, तो किसी से भी लड़ लेता है, वो आदमी अलग है, ठीक है। एक्चुअली वो दिल्ली से है ना, उसकी भी गलती नहीं है। चले सुनो, हाँ, पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है ना वहाँ पे, हॉर्न बजा बजा के लोग, आवाज़ भी ऐसी हो जाती है और आदमी भी ऐसे ही हो जाता है।
ठीक है। तो सुनिए सुनिए क्या हुआ। तो अश्नीर ग्रोवर और उसकी जो वाइफ है, एक्चुअली उसकी वाइफ तो थी कंपनी के जो की इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाली, उसी में से थी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसकी वाइफ ही लेगी। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अब इसकी वाइफ थी हरियाणा से, इसकी वाइफ जो थी हरियाणा से थी। तो ऐसा हुआ कि इन लोगों ने ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और उसके पेमेंट्स दे रखे थे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसके थे वो मैं आपको बताता हूँ। वो थे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मेरी एक नई कंपनी है, एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, मेरी एक नई कंपनी है। अब मुझे उस नई कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है। तो मेरे पास दो रास्ते होते हैं, या तो मैं इंटरव्यू के लिए बोल दूँ कि वॉक इन इंटरव्यू अलाउड है, जैसे रिलायंस ने किया कि वॉक इन्स के लिए बोल दिया कि आप सीधे आ जाओ और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मगर ये स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं ना, इन सबको बल्क हायरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? बल्क हायरिंग। भाई तुम 2 4 5 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़, 20 एम्प्लॉयज़ तो हायर कर लोगे। अब तुम्हें अगर सीधे ही 500 एम्प्लॉयज़ हायर करने तो कहाँ से करोगे? तो इसको कहते हैं बल्क हायरिंग। तो बल्क हायरिंग में हायरिंग एजेंसीज होती है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, वो आपको बोलते हैं कि ठीक है पर पर्सन मैं 5,000 रुपये लूँगा, 10,000 रुपये लूँगा और मैं आपको बल्क हायरिंग करके दे दूँगा। उनके पास होते हैं एम्प्लॉयज़ का डेटा वगैरह, तो वो एम्प्लॉयज़ को कॉन्टैक्ट करते हैं, बोलते हैं कि जॉब आई हुई है, इतना पैकेज है, करना है क्या? बोले हाँ करना है, इंटरव्यू करवा देता हूँ, ठीक है, तो वो पैसे ले लेगा आपसे। ठीक है फाइन। तो एक्चुअली में जितनी भी हायरिंग्स हुई थी ना, जितनी बार भी हायरिंग्स हुई थी वो हुई थी वॉक-इन्स या कंपनी से डायरेक्टली हायरिंग करवाई थी। बट अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया, अश्नीर ग्रोवर उसकी वाइफ ने क्या किया कि जो हायरिंग थी उसको दिखा दिया कि हमने किसी एजेंसी के थ्रू हायरिंग करी है, और वो एजेंसी कहाँ की है? वो एजेंसी है अपने हरियाणा की, उस एजेंसी के थ्रू हायरिंग करी है। अब उस हरियाणा का एड्रेस, उस कंपनी का एड्रेस, ठीक है, वो किसका था? वो था अश्नीर ग्रोवर के साले का, मतलब उसकी वाइफ के ब्रदर का। समझ आ गया? तो जब इस कंट्रोवर्सी का पता लगा, और वो स्पेशली कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी जब अश्नीर ग्रोवर ने कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को बोल दिया था कि मैं तेरे को मरवा दूंगा। वो इसलिए बोल दिया था क्योंकि अश्नीर ग्रोवर ने 500 करोड़ का लोन मांगा। अब 500 करोड़ का लोन अश्नीर ग्रोवर को मिल जाएगा, बिल्कुल, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इतनी वर्थ है। तो उसने कहा, कंपनी को अप्लाई किया, 500 करोड़ का लोन चाहिए। कंपनी ने पूछा क्यों चाहिए, तो बोलता है नायका के शेयर्स खरीदने के लिए चाहिए। नायका के शेयर्स अगर अश्नीर ग्रोवर खरीद लेता तो सीधे डबल से भी ज़्यादा उसका पैसा हो जाता। मतलब वो 500 करोड़ आराम से 1200-1300 करोड़ में कन्वर्ट हो गए थे, नॉट विद इन अ वीक इवन, मतलब विद इन डेज, विद इन 2-3 डेज उसकी लिस्टिंग हुई और वो इतना बढ़ गया था शेयर का प्राइस। तो अब 500, 600, 700 करोड़ का नुकसान हो गया उस आदमी को, सीधे सीधे ही। उसको पता था 1000 करोड़ के शेयर्स आएंगे, 500 के बेचेगा, 1000 के बेचेगा, या 500 के बेच के वापस कर देगा पैसे बैंक को, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब बैंक की तरफ से डिले हो गया इस पेमेंट को देने में। तो एक्चुअली बैंक की गलती थी, तो वो जो कोटक महिंद्रा का एम्प्लॉय था उसको सॉरी बोल रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने चिल्ला दिया, ठीक है, गाली वाली दे दी, और साथ में बोल दिया मैं तेरे को मरवा दूंगा। तो वो गलती कर दी उसने कि बाकी सब चीज़ तो मरवाने वाली जो बात बोल दी ना कि तेरे अगेंस्ट सुपारी दे दूंगा, उठवा दूंगा तेरे को, मरवा दूंगा तेरे को, ठीक है, तो जानता नहीं है मेरे को, गोली चलवा दूंगा, ऐसे ऐसे बोल दिया उसने गुस्से में। और वो क्या हुआ, वो सारी की सारी बातें लीक हो गई। अब वो लीक हो गई तो भारत पे उसकी वजह से कंट्रोवर्सी के अंदर सामने दिख गया, उससे पहले पता नहीं लग रहा था। तो फिर कंपनी का नाम खराब होने लगा, कंपनी का नाम खराब होने लगा। तो अश्नीर ग्रोवर बोलता है मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। तो कंपनी के जो बाकी के डायरेक्टर्स थे, बाकी के जो प्रमोटर्स थे, को फाउंडर्स थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बेटर वे काम करते हैं, हम लोग कंपनी की एक इंटरनल ऑडिट करवाते हैं। तो फॉरेन से एक कंपनी को उन्होंने अपॉइंट करा, ऑडिटर को अपॉइंट करा, वो आए ऑडिट करने के लिए, और उन्होंने ढूंढ के निकाला ये कि भाई ये तो बोल रहे हैं कि इन्होंने इतने 50-50 करोड़ के पेमेंट दे रखे हैं, इनके बिल दिखा रखे, और इतना तो कोई बल्क हायरिंग हुई नहीं है। जब एम्प्लॉय से पूछा कि इनको जानते हो, बोले नहीं जानते। बोले अपॉइंट कैसे हो? बोले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था मेरा। तो बोले इस तरीके से फिर अश्नीर ग्रोवर फंस गया। तो अश्नीर ग्रोवर उस टाइम पे तो बोलता है कि मेरा जो 10% स्टेक है ना, मुझे उसके लिए 4000 करोड़ दे दो, मैं चले जाऊंगा। फिर बोलता है एक काम करो 1200 दे दो। बार्गेनिंग की भी कोई लिमिट होती है ना भाई। 4000 से 1200, शॉपिंग करने गए आप, बोले भैया ये कितने का दिया? बोले 4000 का। बोले बहुत ज़्यादा है, अच्छा चलो 1200 दे दो। ऐसा हुआ। फिर बोले अच्छा देंगे, पैसे देंगे, रुको अभी थोड़ी देर रुको,
पहले चेक करने देते हैं, फिर वही उसके बारे में कंट्रोवर्सी इसके बारे में चेकआउट करा जा रहा है। हालांकि कुछ बातें दबा दी होगी क्योंकि कंपनी का नाम खराब होता है इससे। समझ आएगा ये सब? तो ये सब समझ आ रहा है आपको, ये सारी की सारी बातें। तो अब इन कंपनीज में जैसे अश्नीर ग्रोवर का इंटरेस्ट था, तो उसी तरीके से इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है। एंड शेल विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ही इज़ लायबल टू कॉम्पनसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव बाय हिम। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि आपने अगर कंपनी से कुछ पैसा लिया है, कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं करके, छुपा के आपने कुछ बेनिफिट अक्रू किया है, तो मान लिया जाएगा कि वो बेनिफिट अंडर अ ट्रस्ट आपके पास पड़ा है और वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी को रिटर्न कर दो। तो भाई अभी यही चल रहा है कि अश्नीर ग्रोवर की जिम्मेदारी है कि वो जो पैसा है वो कंपनी को क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि अंडर अ ट्रस्ट उसने पैसा होल्ड कर रखा है। समझ आ गया क्या? पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, अगर आप इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, मतलब हाँ, so penalty for contravention of the provision of this section without prejudice to the provision of subsection 4 if any default is made in complying with the provision of this section, मतलब कौन सा 101, every promoter, director, manager or KMP of the company who is in default shall be liable to a penalty of 50,000 rupees और 5 times of the amount of benefit accruing, ऊपर वाले के लिए है ना, accruing to the promoter, ठीक है, और विच एवर इज हायर। समझ आ गया क्या? 50,000 और 5 गुना, विच एवर इज हायर। समझ आ गया? अब मान लो आपने कुछ बेनिफिट निकाला 20 लाख रुपए का, 20 लाख का, तो 20 लाख इंटू 5, 1 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। आ गया समझ में? ठीक है। कोरम फॉर द मीटिंग, किसके बारे में बात करते हैं? कोरम के बारे में। अब देखो यार, कोरम का मतलब क्या होता है? बताया था मैंने आपको, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए मीटिंग को वैलिडेट करने के लिए, वैलिड बनाने के लिए कितने मिनिमम लोग चाहिए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन कोरम। देखो दो तरीके की कंपनीज होती है, पब्लिक और प्राइवेट। अगर प्राइवेट है तो कोरम है 2 लोग, क्योंकि प्राइवेट में मिनिमम दो लोग होते ही हैं, तो अगर 2 ही लोग हैं तो दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मगर अब पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। आपके मेंबर्स या तो 1000 से कम है, 1000 से 5000, और या फिर आपके 5000 से ज़्यादा। तो हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्लास में बोला भी था, 5, 15, 30। चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपके 1000 से कम मेंबर्स हैं तो मिनिमम 5 लोग, अगर आपके 1000 से 5000 तक है तो मिनिमम 15 लोग, और अगर आपके 5000 से ज़्यादा है तो मिनिमम 30 लोग। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर आप इस लाइन को ढंग से देखो तो इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट मोर देन 1000, कोरम शेल बी 5 मेंबर्स, बट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है पर्सनली प्रेजेंट, यानी कि जो प्रॉक्सी है उसको काउंट नहीं करा जाएगा। मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है, मगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चलती है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटेटिव चलता है। ये रिप्रेजेंटेटिव से 2 लोगों का हो सकता है, एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो किसका है, जिनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं? राकेश झुनझुनवाला, जिनकी अभी डेथ हो गई है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे। और कोई? उनके पास तो 40,000 करोड़ के शेयर्स थे। हाँ 40 है भारत सरकार के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 17 लाख करोड़ का। क्यों? क्योंकि हाँ बोलो बोलो। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है उन सारे के सारे जो शेयर्स होते हैं वो एक्चुअली किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे चले जाते हैं। समझ आ गया? वो सारे के सारे शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं। प्रेसिडेंट ऑब्वियसली उनको बेच नहीं सकता है क्या 17 लाख करोड़ बेच के निकल जाए प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री के। समझ आ गया?
तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ऑब्वियसली मीटिंग अटेंड करने नहीं जाएंगे। इमेजिन करो ना यार, वहां पे अगर प्रेसिडेंट अगर मीटिंग अगर अटेंड करने जा रहे हैं तो मीटिंग करवाने के 2 करोड़ का खर्चा और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और इन सब का 20 करोड़ का खर्चा। नहीं बुला सकते ना प्रेसिडेंट, क्या करेगा आके वहां पे? इतना टाइम कहाँ है उनके पास? नहीं तो उनकी आधी जिंदगी तो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करने में निकल जाए, क्योंकि कंपनीज इतनी सारी है। हाँ नहीं वो तो देखो उनको ब्रीफिंग करने के लिए, नहीं वो तो ब्रीफिंग करने के लिए उनके पास लोग बैठे रहते हैं ना। अपने को ऐसा लगता है कि उनके पास 50 लोग की टीम होती है इंग्लिश सिखाने के लिए, बातें कन्वर्ट करने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए। नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? हर चीज़ के एक्सपर्ट्स का पैनल होता है उनके पास, और नहीं तो क्या, हर चीज़ के एक्सपर्ट्स का पैनल होता है। नरेंद्र मोदी जी को इतनी इंग्लिश थोड़ी आती थी, अभी देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चिटचाट करते रहते हैं अंग्रेजी में एकदम, ठीक है। आप देखो अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो बात कैसे करेंगे? देखा था आपने, ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अरे मोदी साहब, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। तो मोदी जी इंग्लिश में बात करते हैं आजकल, एकदम सीख गए, वो सीखते हैं, हाँ सच में सीखते हैं यार, आप मजाक समझ रहे हो क्या? उनके पास लोग बैठे होते हैं जो उनको सारे के सारे टाइम हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके साथ वो डिस्कशन करके फिर डिसीजन देते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता भाई, पूरा एक्सपर्ट पैनल बैठता है उनके पास, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। मतलब एक एक दिन का उनका खर्चा ही करोड़ों का होता है, उनके ऊपर खर्चा ही करोड़ों का होता है। ऐसे थोड़ी होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी आपको पता भी नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर दिख रहा है कि इन 4 गाड़ियों में से, इन 10 गाड़ियों में से एक गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, पता लगेगा प्राइम मिनिस्टर तो ऊपर हेलीकॉप्टर से निकल गया। दिस इज हाउ देयर सिक्योरिटी इज डन। जिस सिटी में उन लोग को जाना होता है ना, उससे पहले उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो शूटर्स होते हैं, गनमैन्स वगैरह होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है वो पहुंच जाती है पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, एक महीना पहले, ठीक है। और आपको पता भी नहीं है, हर आधा किलोमीटर पे वो बैठे होते हैं पूरी नज़र रखने के लिए, कि कहीं से कोई स्नाइपर्स बैठे होते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स के। भाई ऐसे थोड़ी होता है, नहीं तो ऐसे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी क्या? भाई साहब गजब सिक्योरिटी मिलती है इन लोग को। हाँ तो और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी जी की सिक्योरिटी रहती है? उनके लोग मुंबई में फैले हुए रहते हैं, हर जगह उनके स्नाइपर्स वगैरह इस तरीके की सिक्योरिटी के लिए। ऐसे तो कहीं से कुछ भी कोई पर्सन एक्शन ले रहा हो उससे पहले ही, अभी उनके घर पे वो पत्थर फेंक के गया था ना। चलो सुनो तो सही, रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जाता है एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट होता है कंट्री के लिए, गवर्नर होता है स्टेट के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो गवर्नर के नाम पे होते हैं। समझ आ गया लॉजिक? तो गवर्नर थोड़ी मीटिंग अटेंड करने जाएगा, गवर्नर भी ऐसे बिजी आदमी है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर तो नहीं जाएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, किसको भेजेगा? तो वो रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली प्रेजेंट के अंदर काउंट करा जाएगा। आई बात समझ में? मगर प्रॉक्सीज को पर्सनली प्रेजेंट में काउंट नहीं करा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। The term members personally present as mentioned above refers to the members entitled to vote in respect of the items of the business on the agenda of the meeting। जो एजेंडा है उस एजेंडा पे ये लोग वोट कर सकें। अब आता है एडजर्न मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। मान लो कोरम प्रेजेंट नहीं हुई, क्या नहीं हुई? कोरम प्रेजेंट नहीं हुई, क्या करेंगे अपन? ऐसे आधे घंटा वेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोरम कितनी चाहिए अपने को? कोरम चाहिए अपने को मान लो, ठीक है, कितने? 30 लोग चाहिए। काउंट करा मैंने, 28। और 10 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई नहीं आया, चलो मीटिंग को एडजर्न करा जाएगा, खत्म नहीं करा जाएगा, एडजर्न करा जाएगा। अब हाँ यही तो सुनना था मुझे। अब एडजर्न और पोस्टपोन के बीच में फर्क होता है, देखिए सही फंस रहे हो आज आप। तो भाई एडजर्न और पोस्टपोन के बीच में फर्क है। मैं वेट ही कर रहा था कोई तो बोले कि मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे। देखिए अब मेरी बात सुनिए, क्या होता है, मैं आता हूं डेली, आपको पढ़ाता हूं,
और पढ़ा के चला जाता हूँ, फिर अगले दिन आता हूँ, पढ़ाता हूँ, चले जाता हूँ, फिर ये सेम चीज रिपीट होती रहती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे से कार्रवाई चालू करते हैं, मतलब हमने जो पहले पढ़ लिया था उसके आगे से हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं, पुराना थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, बात करते हैं और फिर आगे से कार्रवाई चालू कर देते हैं। अब हम अगले दिन कल क्या करेंगे, यही काम करेंगे, कार्रवाई, यही सेम कार्रवाई, और फिर आगे चालू कर देंगे, बरोबर यही होने वाला है। अब आपका बैच अगर मान लो, इमेजिन करो आपका बैच चालू होने वाला था 25 तारीख से, या मान लो कोई नया बैच चालू होने वाला है मेरा 25 तारीख से। उन्होंने कहा सर 25 तारीख से बैच है आपका, मेरे को मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया 25 तारीख से बैच है आपका। जैसे अभी मैं बाहर था, ठीक है, तो अभी 2 दिन लेट हुआ था ना, जैसे आप लोगों की छुट्टियां आई, छुट्टी आने के बाद सबकी क्लासेस चालू हो गई, मेरी क्लास 2 दिन बाद चालू हुई थी, क्योंकि आई वॉज नॉट अवेलेबल इन द सिटी, मैं सिटी में था ही नहीं, मैं बाहर था उस टाइम पे। ओके, तो अब मान लो कि ना जैसे मीटिंग चालू, जैसे अब आपका बैच तो ठीक है चालू हो गया, आपका बैच तो एडजर्न ही होगा, मगर वो जो नया बैच था ना, इट वॉज सपोज टू गेट स्टार्टेड ऑन 17th, इट वॉज सपोज टू गेट स्टार्टेड ऑन 17th, कि बोले सर आपका बैच 17 से चालू होगा। Then I said no, I will not be able to take that batch on 17th because I am not available in the city. भाई मैं तो सिटी में ही नहीं हूँ, कहाँ से लूँ मैं बैच, चंडीगढ़ से कैसे लूँगा मैं बैच, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बोले फिर सर क्या करें, मैंने कहा पोस्टपोन करो बैच मेरा, भाई बाकी तो चालू करो, मेरा बैच लेट कर देना चालू। आप समझ गए बात? तो मीटिंग चालू होने से पहले अगर मीटिंग की डेट को शिफ्ट कर दिया जाए तो उसको पोस्टपोन कहा जाता है, कि चालू होने से पहले ही हमने उसे रीस्केड्यूल कर दिया, शिफ्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज पोस्टपोनमेंट ऑफ द मीटिंग। एंड एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग का मतलब कि मीटिंग चालू हो तो गई मगर वो कंक्लूड नहीं हो पाई, और उस कंक्लूजन से पहले अगर आपने उसको और डिले कर दिया तो उसको क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। जैसे कोर्ट क्या बोलता है, ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट इज पोस्टपोन फॉर द डे, adjourn for the day, court is adjourned till lunch, court is adjourned for 1 hour, court is adjourned till next hearing, कोर्ट को एडजर्न करते हैं अपन अगली, ठीक है, मीटिंग तक, अगले लंच तक, अगले लंच तक, ठीक है, 1 घंटे के लिए पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया जाता है। समझ आया? तो कभी भी क्या होता है, एक बार तुमने शुरुआत कर दी, एक बार एक बंदा भी एंटर हो गया, बस अब मीटिंग चालू हो गई भाई अपनी। अब क्या होगा, अब इसका सिर्फ एडजर्नमेंट हो सकता है, ये मीटिंग को सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, बोलो, एडजर्न कर सकते हैं। तो रोज अपन अपनी क्लास को क्या करते हैं, एडजर्न करते हैं, इसको पोस्टपोन नहीं कहते, पर बैच चालू होने से पहले अगर होता तो पोस्टपोन कहते हैं। तो मीटिंग नोटिस भिजवाया कंपनी ने कि मीटिंग है इस दिन, अब किसी रीजन की वजह से मीटिंग हो नहीं पा रही, मान लो कोविड आ गया था, ठीक है, ठीक है, कोविड आ गया था, ओके, तो उस कोविड के चक्कर में मीटिंग हो नहीं पा रही, कोविड के चक्कर में मीटिंग हो नहीं पा रही, तो उन्होंने लेटर भेजा एक और कि मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर 15 days ड्यू टू कोविड। बोले ठीक है भाई, तो दिस इज कॉल्ड एज पोस्टपोनमेंट ऑफ द मीटिंग। समझ आ गया? तो फिर भी कोई पहुंच गया था, बोले आ गया समझ में, हाँ या नहीं? और दूसरा क्या होता है, और एडजर्न में क्या होता है? अरे तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, बहुत, सच में। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये वाला जो नीचे इंफॉर्मेशन थी वो नहीं देखने का है ना, वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए, वो अपने नहीं आते। द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न। अब अच्छा, ये अब कोरम की वजह से अगर मीटिंग कभी पोस्टपोन हुई तो क्या होता है, इन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है ना। जैसे आप लोग वो देखते होंगे ना, कोई सीरियल देखते होंगे, कुछ भी ऐसा, जैसे लेट से मैं सपोज करता हूँ कि आप लोगों ने देखा है ये शार्क टैंक इंडिया या कपिल शर्मा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, भाई साहब ऊपर छत से कूदने का मन कर रहा है, मतलब इसको कूदाने का मन कर रहा है इसको लेके जाओ, पीछे से धक्का दे दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है बोले मौत का रिश्ता सर, मौत का।
क्यों ऐसे तिल तिल के मर रहे हो बेटा? और कौन कौन है ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले? और कौन कौन से आते हैं? और हाँ क्या आप तो ये बातें चेंज कर रहे हैं, इसको पता तो है, ठीक है। मैं जा रहा हूं। देखो एक सेकेंड, चलो भाई छोड़ो ये सब बातें, सब ऊपर से गई मेरे। तो मैं बात कर रहा हूँ ढंग के कुछ ऐसे सीरियल्स जिसके देख के आप कुछ सीखो या थोड़ा सा ऐसे एंटरटेन हो जाओ, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर हाँ कॉफी विद करण। तो ये होता है कि सीधी सी बात है, मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे इन सीरियल्स के अंदर या कहीं पे भी बोला जाता है तो हम मिलेंगे आज ही के दिन, ठीक है, अगले हफ्ते इसी समय पे, तो बने रहिएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। आपको जो देखना है देखो, गिरो कुएं में जाके। द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। तो मिलेंगे हम आज ही के दिन, अगले हफ्ते, आज ही के दिन, आज ही के समय पे, सेम प्लेस पे। समझ आ गया? और टू सच अदर प्लेस एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। और वो अदर सच अदर प्लेस और सच अदर टाइम भी तो हो सकता है, बोर्ड डिटरमाइन करेगा, नीचे से मैसेज आया, सर टाइम चेंज हो गया, रूम चेंज हो गया। चलो समझ आ गया क्या? जल्दी बताओ, कोई डाउट? The meeting if called by requisitionist under section 100 shall stand cancelled। ये समझ नहीं आया सर, अब मैं बताता हूं। मान लो आप लोग हो requisitionist, मतलब क्या होता है सर ये तो बताओ, ऐसे भारी भारी वर्ड बोल के ऐसे मार रहे हो आप गोले, बताओ तो सही क्या होता है। requisitionist शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं जो लोग डिमांड करते हैं मीटिंग बुलाने के लिए, रिक्वेस्ट नहीं करते, ये डिमांड करते हैं। रिक्वेजिशन का मतलब होता है डिमांड करना, कि मीटिंग की डिमांड करी जा रही है, क्योंकि आपके पास हक है, और हक के लिए कभी आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे। आपके पास हक है तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप डिमांड करोगे, मीटिंग चाहिए हमें, वी वांट अ मीटिंग। तो आप लोगों ने बोला वी वांट अ डाउट क्लियरिंग क्लास, आप लोगों को क्या चाहिए? डाउट क्लियरिंग क्लास। आपने डिमांड करी, रिक्वेस्ट नहीं करी, आपने डिमांड करी, आपका हक है। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा हाँ हेलो, हाँ पीछे से आवाज आ रही है, गुड मॉर्निंग सर, वो एक्चुअली बच्चे डाउट क्लियरिंग के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा कौन सा बैच है? बोले सर GI 7, इनको डाउट है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डाउट कैसे हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ लगा दो, कितने बजे? बोले सर कल 10 बजे से 11 बजे तक की क्लास लगा देते। मैंने कहा ओके गो फॉर इट, लगा दो। ओके मेरे पास मैसेज आ गया, सर आपकी कल 10 से 11 की क्लास है, इस रूम नंबर में है। मैं आ गया, मैंने आते हाय गाइस, कोई है ही नहीं क्लास में। मैंने कहा चलो जूम पे देखता हूँ, कोई नहीं है क्लास में। फिर मैंने नीचे फोन किया, मैंने कहा आज ही के लिए बोला था ना? बोले हाँ सर बच्चों ने ही बोला था, आज ही के लिए बोला था। मैंने कहा चलो वेट करते, वेट लेट मी वेट फॉर यू गाइस, यार मैं आधे घंटे वेट करेगा तुम लोग का, तुम लोगों ने मेरा बहुत वेट किया। चलो सुनो तो सही, आज सुनोगे नहीं ना मेरी बात, तुम लोग ऐसे करोगे आज। चलो सुनो, तो मैंने आधे घंटे वेट किया, मैंने कहा ओ हो भी गया टाइम, ठीक है। तो मैंने आधा घंटा वेट किया आप लोग का, कोई नहीं आया। मैंने कहा आप क्या करें? मैंने फोन किया नीचे, मैंने कहा आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई इंस्टाग्राम पे देख देख के, मैं परेशान हो गया, टिकटॉक देख देख के, वो काली काली दो किया, ठीक है, मैं थक चुका, मैं क्या करूँ? बोले अब एक भी बच्चा नहीं आया। मैंने कहा नहीं आया, किसी का डाउट नहीं आया, नहीं आया तो सर कैंसिल कर देते। तो भाई ये जो मीटिंग है ना, क्योंकि रिक्वेजिशनिस्ट ने बोला था बुलाने के लिए इस मीटिंग को,
आप लोगों की डिमांड की वजह से मीटिंग बुलाई थी और फिर आप लोग नहीं आए तो इसे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। तो पता लगे अगले हफ्ते भी नहीं है तो सर आप क्या करेंगे? फिर क्या करना क्या है? तुम लोग वापस से रिक्वेजिशन डाल देना, वापस से डिमांड डाल देना, फिर से मीटिंग बुलाओ। समझ आएगा? हाँ मैं आऊंगा ना, फाउंडेशन गया तेल लेने, इंटर में मैं आऊंगा ना, मुझे बुलाओ, मैं बाहर से भी आ जाऊंगा, कहीं से भी आ जाऊंगा, आई कम फॉर यू। हाँ वो तो लगती है ऑब्वियसली। हाँ क्या? हाँ हाँ प्रैक्टिकल ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है कंपनी के अंदर। हाँ हाँ ऑनलाइन को काउंट कर लेते हैं, OVM हाँ काउंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया क्या? तो प्रोवाइडेड दैट इन एन एडजर्न मीटिंग और चेंज ऑफ एनी डे टाइम और प्लेस मीटिंग shall not be less than 3 days notice to the members either individually or publishing in an advertisement in the newspaper। अगर आप कभी भी ये चेंज करते हो ना भाई, कभी भी अगर टॉपिक, अगर आपको क्या करना है एडजर्न मीटिंग में, डे चेंज कर रहे हो, टाइम या प्लेस चेंज कर रहे हो, वैसे तो चेंज करते नहीं है, आपको डेली इन्फॉर्मेशन आती है क्या कि आज आपकी क्लास इतने बजे से है। अच्छा चलो मान लो नहीं आई तो आपको पता है ना इतने बजे से है। अच्छा चलो ऐसा मान लेते हैं कि आपको डेली इन्फॉर्म नहीं करते, यहाँ से आपका फिक्स्ड है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ तब आएगी जब कुछ चेंज होगा। हाँ स्कूल की जैसे इन्फॉर्मेशन सिर्फ तब आएगी जब कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, आपको छुट्टी होगी, कुछ ऐसा होगा तो इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इन्फॉर्म यू। ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं। तो यार अगर अगले हफ्ते मीटिंग है तो हम नहीं इन्फॉर्म करेंगे, बट अगर अगले हफ्ते की मीटिंग के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, डे डेट टाइम प्लेस या कुछ भी ऐसा चेंज हो रहा है, तो आपको 3 दिन का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। समझ आ गया? पब्लिशिंग कैसे, या तो इंडिविजुअली नोटिस भिजवाओ सबको या एडवर्टीजमेंट में पब्लिश कर दो न्यूज़पेपर के अंदर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो भी आपके वहाँ चल रही है। जैसे यहाँ पे अपने राजस्थान में कौन सा मारवाड़ी का न्यूज़पेपर आ रहा है रे? हिंदी चलती है यहाँ पे। अरे रीजनल लैंग्वेज मतलब जो लोकली बोली जाती है। शेखावटी का न्यूज़पेपर आता है आपके? नाइस। विच इज इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। और एडजर्न मीटिंग में भी क्या नहीं हुआ, अगर नहीं आई, ठीक है, देन द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। तो जितने लोग हैं उतने ही कोरम बन जाएंगे। आसान है ना? तो जितने लोग भी हैं उतने लोग को कोरम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि अच्छा कितने लोग आए हो, अच्छा 29 यही कोरम है, ठीक है, फिर वेट नहीं करेंगे, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, वैलिड है। आगे समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, कल मिलते हैं ना। हाँ जी एक जने ने करी होगी ना? नहीं हाँ तो रिक्वेजिशन के लिए कम से कम 10% होना जरूरी है। चलो बाय गाइस, ठीक है। आ गया समझ में? रिक्वेजिशन के लिए आप